आज हम लोग देखेंगे भारत और श्रीलंका के संबंध। तो भारत के दक्षिण में ये श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। भारत का ये जो दक्षिण वाला भाग है उसी के ये बगल में इस तरह से श्रीलंका है। तो केवल ये श्रीलंका को हमने ले रखा है। तो देखें, श्रीलंका और भारत के जो संबंध हैं वो प्राचीन काल से ही रहे हैं। रामायण में भी इसकी चर्चा होती है कि रामचंद्र जी श्रीलंका जो है समुद्र में पुल बनाकर वहां पर गए थे। और इसके अलावा फिर चर्चा होती है कि जब सम्राट अशोक बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे तो श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजे थे। इस तरह के घटनाक्रम की बातें होती हैं। इससे हम यही कहना चाहते हैं कि भारत और श्रीलंका के जो संबंध हैं वो बहुत ही पुराने हैं। अब देखें, जब अंग्रेज लोग जो है भारत पर आए थे, भारत पर कब्जा कर लिए थे, तो वो लोग श्रीलंका में भी कब्जा कर लिए थे। श्रीलंका पर भी जो है उनका ही कब्जा था। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और श्रीलंका को 4 जनवरी 1948 को आज़ादी मिली। श्रीलंका को 4 जनवरी 1948 को आज़ादी मिली। तो अब देखें, जब भारत और श्रीलंका दोनों ही आज़ाद हो गए तो अब ऐसी स्थिति में नए सिरे से दोनों अपने वैदेशिक संबंध स्थापित कर सकते थे। तो इसमें जो सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई, इन संबंधों में जो सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई, तो वो है तमिल समस्या। तमिल समस्या क्या है, हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, हमने जब चीन को पढ़ा रहे थे, चीन का जब हम जिक्र कर रहे थे, तो बताया था कि भारत और चीन के संबंधों में जो सबसे बड़ा विवाद का जो मुद्दा है वो है सीमा विवाद। ऐसा जोड़ी बनाने के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत और चीन के बीच विवाद का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सीमा विवाद है। और अगर पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का जो सबसे बड़ा मुद्दा है तो आप बताएंगे कश्मीर विवाद। और जब भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का सबसे जो मुख्य मुद्दा है पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि जो सीमा पार से अवैध घुसपैठ है। बांग्लादेशी लोग लगातार भारतीय सीमा में चोरी छिपे प्रवेश करते रहते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या भारत में बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये जो है भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद का प्रमुख मुद्दा माना जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। तो इसी तरह से भारत और श्रीलंका के बीच में जो विवाद का जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो है तमिल समस्या। तमिल समस्या भारत का ये जो दक्षिणी वाला भाग है और इसके नीचे ये आपका ये श्रीलंका बनता है। तो श्रीलंका को मैंने अलग से दिखाया हुआ है। तो देखें, जब अंग्रेज लोग भारत पर शासन कर रहे थे, यानी आजादी के पहले की बात हो रही है, तो वो लोग श्रीलंका में भी शासन कर रहे थे। यहाँ पर भी उनका शासन था, भारत में भी शासन था और श्रीलंका में भी शासन था। तो ये लोग क्या करते थे कि श्रीलंका में चाय की खेती होती है, अभी भी होती है, पहले भी होती थी। चाय के यहाँ पर बागान बहुत ज्यादा हैं। तो चाय के बागानों में काम करने के लिए अंग्रेजी शासन में मजदूरों की जो जरूरत होती थी, तो ये भारत का ये तमिलनाडु वाला राज्य है, ये भारत का तमिलनाडु है। तो यहाँ से ले जाके यहाँ पर मजदूरों को वो काम पर लगाते थे, यानी भारत से ले जाकर मजदूर श्रीलंका में काम कराया जाता था। तो कुछ जो है ये तमिल जाके वहीं पर बस गए, यानी तमिलनाडु से जो मजदूर गए थे श्रीलंका काम करने के लिए वो वहीं पर बस गए। तो जब तक भारत पर और श्रीलंका दोनों पर ब्रिटेन का शासन था तब तक तो ये कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब दोनों ही देश आजाद हुए, यानी जब श्रीलंका 1948 में आजाद हो गया, तब वहां के लोगों का कहना था कि ये जो भारत से आए हुए तमिल लोग हैं इनको वापस भेजा जाए, इनको वापस भेजा जाए। और वो लोग, यानी जो मूल रूप से श्रीलंकाई लोग हैं, वो लोग जो है तमिलों से ईर्ष्या भाव रखने लगे। उनको लगने लगा कि इनके यहाँ आ जाने से हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो रोजगार के अवसर हैं, उसमें कमी आ गई है। एक बात और जान लें कि श्रीलंका में मुख्य रूप से जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको सिंहली कहा जाता है। सिंहली, सिंहली, ये सिंहली क्या है, ये वहाँ की भाषा है। सिंहली वहाँ की भाषा है। जो इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं उनको सिंहली कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि श्रीलंका में बहुसंख्यक जो समुदाय है वो कौन सा है, तो आपको सिंहली का नाम बताना होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका में जो मूल रूप से जो श्रीलंकाई हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो आपको बताना होगा सिंहली। और जो दूसरी समुदाय है, दूसरा जो वहां पर जो सबसे बड़ा समुदाय है वो है तमिल। तमिल कौन लोग हैं, जो तमिलनाडु से गए थे, वहां पर जाके बस गए हैं, तो उनको तमिल कहा जाएगा। ये चाय के बागानों में काम करने के लिए गए थे और बाद में वहीं पर बस गए थे, तो इनको तमिल कहा जाता है। तो वहां पर जो जाति समस्या है ये यही है। तमिलों और सिंहली लोगों में समय समय में पर जो है वहां पर टकराव की स्थिति बनती है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती रहती है। अब चूंकि तमिल लोग जो है भारतीय मूल के हैं, भारत से जाके गए हैं,
इसलिए भारत को चिंतित होना पड़ता है, क्योंकि भारतीयों के हितों के साथ वहां पर सौतेला व्यवहार होता है। इसलिए, और दूसरी बात यह है कि जो जो तमिल वहां पर गए हैं, उनके जो रिलेटिव हैं वो तमिलनाडु के हैं, और वो लोग जो है तमिलनाडु सरकार पर दबाव बनाते हैं कि हमारे लोगों के साथ श्रीलंका में दुर्व्यवहार हो रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब तमिलनाडु सरकार क्या करेगी? भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी। भारत सरकार फिर मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। तो ये है, तो जब भारत सरकार मामले में हस्तक्षेप करती है, तो श्रीलंका सरकार जो है सोचती है कि ये हमारे आंतरिक मामलों में भारत हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच में जो है तनाव या टकराव जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये जो है मूल समस्या है। अब हम लोग जो है पेज बाय पेज आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने, देखिए, भारत श्रीलंका संबंध के बारे में हमने बताया है। जो प्रश्न आता है ज्यादातर दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, वो प्रश्न हमने लिया है। क्या है प्रश्न? श्रीलंका में जाति संघर्ष की समस्या को स्पष्ट कीजिए। जो जाति संघर्ष है, जाति संघर्ष किसको कहा जा रहा है? जो तमिल और सिंहली लोगों के बीच में जो ये संघर्ष है, इसी को ही जाति संघर्ष कहा जाता है। अब फिर कहा रहा है, इसके कारण भारत श्रीलंका के रिश्ते कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो जब ये लोग आपस में लड़ते हैं, यानी तमिल और सिंहली लोग जब आपस में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, तो इससे जो भारत और श्रीलंका के रिश्ते हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। तो आपको यही प्रश्न में स्पष्ट करना है। तो हमने ओवरव्यू, मोटा मोटा खाका आपको बता दिया है। पूरी बात आपको अब समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं। शुरू में मैंने वही सब बातें बताया है। लिखा है कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ये आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। भारत के प्राचीन काल से ही श्रीलंका के साथ जो है धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। रामचंद्र जी के समय से मैंने अभी आपको बात बताई है। फिर आगे ये भी बताया कि अशोक जो है बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये भी हमने बता दिया है। फिर उसके बाद लिखा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्रिटेन के उपनिवेश थे। सही बात है, वो हमने चर्चा कर दिया है। 15 अगस्त को भारत को और 4 जनवरी को श्रीलंका को आज़ादी मिली, ये भी चर्चा हो गई है। लेकिन आज़ादी के साथ ही दोनों के मध्य कुछ मतभेद उभरे, और यही मतभेद जो है आज तक कायम है, और यही मतभेद भारत और श्रीलंका के मध्य संबंधों को जो है बिगाड़ते हैं। तो ये मतभेद क्या है? उन मतभेद में सबसे जो मुख्य मतभेद है वो है जाति संघर्ष की समस्या। श्रीलंका में जाति संघर्ष की समस्या, तो ये है। इसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब इसमें लिखा है कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में अंग्रेज भारतीय तमिल क्षेत्र के मजदूरों को श्रीलंका के चाय बागानों में काम कराने के लिए ले जाया करते थे। बाद में ये मजदूर क्या किए? वहीं पर बस गए। अतः श्रीलंका के उत्तरी भाग, जिसे जाफना प्रायद्वीप कहा जाता है, अभी हम मैप के माध्यम से फिर से आपको समझाएंगे, में तमिलों की बहुलता है। जहाँ वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिसे सिंहली कहा जाता है, उनको अब ऐसा लगने लगा है कि इनके आ जाने से हमारे जो रोजगार के अवसर हैं वो जो है कम हो गए हैं, इसलिए वो इनसे ईर्ष्या भाव रखते हैं। तो अब देखें, यहाँ पर फिर से हम मैप को दिखा देते हैं। मैप को देख लें, और मैप में ये देखें, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये देखें आप लोग, यहाँ पर जो रेड रेड दिख रहा है, ये यहाँ पर तमिलों की संख्या ज्यादा है। हालांकि ये यहाँ तक, ये पूरा, ये इतना जितना भी ये रेड दिख रहा है, येलो और रेड जो दिख रहा है, या ये पूरा जो रंगीन दिख रहा है, ये तमिल जो है यहाँ पर लोग रहते हैं। तमिल लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ पर इन क्षेत्रों में। और दूसरी बात, ये इतने पूरे क्षेत्र को मिलाकर ये तमिल ईलम बनाना चाहते हैं। तमिल ईलम, तमिल ईलम का मतलब तमिल गणराज्य, यानी श्रीलंका से अलग ये एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण इतने क्षेत्र को मिलाकर ये करना चाहते हैं। और इसी के लिए ये तमिल लोग जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं आंदोलन के माध्यम से। हालांकि उनकी अब जो ये लड़ाई है, आंदोलन है, ये कमजोर पड़ गया है। क्यों? क्योंकि जो इस लड़ाई को चलाने वाला जो संगठन था, जिसका नाम था लिट्टे, और उसका जो प्रमुख था प्रभाकरन, उसकी जो है 2009 में क्या है कि हत्या हो गई है। यानी श्रीलंका सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है। तो इसलिए ये आंदोलन कमजोर पड़ गया है, ये लड़ाई कमजोर पड़ गई है। लेकिन अभी भी वहां पर जो तमिल लोग हैं उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार वगैरह जारी है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैप के माध्यम से समझाना चाह रहे थे, इसलिए आपको यहाँ ले आए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको जब सिंहली लोगों को लगने लगा कि ये हमारे अधिकार इन लोगों की वजह से, यानी तमिल लोगों की वजह से सीमित हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कौन? सिंहली लोगों ने श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि ये जो तमिल लोग हैं जो श्रीलंका में रह रहे हैं, इनको जो है भारत भेज दिया जाए, यानी भारत श्रीलंका से निकाल दिया जाए। तो अब दबाव में आकर, जो वहां के मूल निवासी हैं उनके दबाव में आकर श्रीलंका सरकार ने 1949 में नागरिकता कानून पास किया। देखें, लोकतंत्र में जनता का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है, क्योंकि उन्हीं के वोट पर सरकार बनती है, और अगर जनता जो है आपसे असंतुष्ट है तो अगली बार चुनाव में हार निश्चित हो जाती है। इसलिए अंततः सरकार को झुकना पड़ता है। तो श्रीलंका की जो सरकार है वो भी झुक गई, और उसने क्या किया, 1949 में नागरिकता कानून बना दिया वहां पर। और उस नागरिकता कानून में क्या प्रावधान किए गए? उसमें प्रावधान ये कहा गया कि जिनका जन्म या जिनके माता पिता का जन्म 1939 में, 39 माने 39, 39, 1939 में
श्रीलंका में हुआ है वही श्रीलंकाई माने जाएंगे। यानी जिस व्यक्ति का जन्म 1939 से पहले, 1939 के पहले की बात हो रही, 1939 के पहले श्रीलंका की धरती पर जन्म हुआ है, वो श्रीलंका का नागरिक माना जाएगा। या फिर जिनके माता पिता का श्रीलंका की धरती पर जन्म हुआ है, वो जो है श्रीलंका का माना जाएगा। बाकी जो है जो ऐसे ही गए हैं काम करने के लिए, तो उनको श्रीलंका का नहीं माना जाएगा, उन्हें श्रीलंका की नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। ये वहां के नागरिकता कानून में प्रावधान किया गया। अब इस प्रावधान करने से देखिए कि बहुत ढेर सारे जो तमिल लोग थे वो जो है विदेशी बन गए। यानी काफी लोग ऐसे थे जो 1939 के बाद जो है वहां पर गए थे। उनका जन्म वहां नहीं हुआ था, उनका जन्म तो इंडिया में हुआ था, उनके माता पिता का जन्म भी इंडिया में हुआ था, लेकिन वो तो सिर्फ काम करने गए थे और बाद में फिर वहीं पर बस गए थे। तो ऐसे सभी लोग जो है क्या हुए, विदेशी हो गए और उनको वहां से दबाव बनाया जाए कि आप लोग यहाँ देश को खाली कर दें और इंडिया लौट जाएं। अब ये यहीं से तनाव और संघर्ष जैसी स्थिति प्रारंभ हो गई। फिर अब इतने लोगों को भारत एक साथ जो है वापस कैसे ले सकता है, जब वहां पर काफी दिन से वो लोग वहां पर रह रहे हैं, बसे हुए हैं, और वो कुछ लोग वहां से आना भी नहीं चाह रहे थे। तो अब ऐसी स्थिति में जब तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और वहाँ श्रीलंका की प्रधानमंत्री जान कोटलेवाला जी थे, तो इनके मध्य जो है एक समझौता हुआ, बातचीत के प्रयास किया गया कि मामला जो है बीच का रास्ता को निकाला जाए। तो समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ कि इनको जो है जो वहाँ श्रीलंका में जो है रहना चाह रहे हैं, तो उनको जो है श्रीलंका की नागरिकता दी जाए, और जो भारत आना चाह रहे हैं उनको भारत आने दिया जाए। तो ये कहा गया। और ये कहा गया कि जो श्रीलंका की जो संसद है उसमें तमिल लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। तमिल लोगों को वहां पर दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। उनको किसी भी तरह के राजनीतिक अधिकार नहीं थे, सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं थी। कक्षा 11वीं में का, अब कक्षा 10वीं में नया जो सिलेबस आया सोशल साइंस का, उसमें इन सब चीजों का जिक्र किया हुआ है कि सत्ता में उनकी जो है भागीदारी नहीं थी। तो इस तरह से ये समझौता किया गया कि उनको जो है वहाँ की जो संसद है उसमें उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, और जो तमिल श्रीलंका की नागरिकता चाहते हैं उन्हें श्रीलंका की नागरिकता दिया जाए, और जो नहीं चाहते हैं वो तो उनको भारत को जो है वापस कर दिया जाए। तो ये बात थी। अब देखें, श्रीलंका सरकार समझौते पर तो सहमति अपनी दे दी, हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन उसने ऐसे जानबूझ के कुछ ऐसे दांवपेच बनाए जिससे कि ज्यादा लोग जो है बाहर हो जाएं, यानी उनको नागरिकता न देनी पड़े। जैसे अनिवार्य कर दिया जाए कि ये कागज रहना चाहिए, ये कागज रहना चाहिए। तो नागरिकता देने के लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का डिमांड करें, तो वो अगर मान लीजिए कि जो तमिल गए हैं उनके पास नहीं है, तो उनको नागरिकता देने से इनकार कर दिया जाए। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे ही उन्होंने कुछ ऐसे दांवपेच अपनाए कि 75,000 तमिल को ही सिर्फ नागरिकता दी जा सकी, और शेष लोगों को जो है क्या किया गया कि विमान में बैठाकर भारत जबरदस्ती भेजा जाना शुरू हो गया। तो फिर तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, और ये लंबा तनाव की स्थिति पूर्ण चला, लगभग 10 वर्षों तक तनाव जैसी स्थिति चली। बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इन्होंने प्रयास करके इस मामले को सॉल्व करने का प्रयास किया। तो श्रीमती भंडार नायके, ये जो है पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इन्हें याद किया जाता है। ये पूरे विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जनरल नॉलेज का प्रश्न है। तो ये वहाँ उस समय प्रधानमंत्री थी 1964 में। तो शास्त्री जी और भंडार नायके के बीच में एक समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत जो पहले राउंड में जो है 75,000 लोगों को सिर्फ नागरिकता दी गई थी, तो अब यहाँ पर 3 लाख और लोगों को नागरिकता उपलब्ध कराया गया। लेकिन इसके बावजूद भी 5.5 लाख लोग बच रहे थे। श्रीलंका सरकार ने आंकड़े दिखाए होंगे कि ये इतने लोगों का जन्म या उनके माता पिता का जन्म श्रीलंका में हुआ है, तो हम इतने लोगों को नागरिकता दे सकते हैं। इतने लोग बाद में गए हैं, 1939 के बाद में गए हैं वहां पर, तो इतने लोगों को हम नागरिकता नहीं देंगे। तो ऐसे आंकड़ों के साथ जो है बाटा की टेबल पर आए होंगे। तो उसमें 5.5 लाख लोग ऐसे थे जिनको कि श्रीलंका नागरिकता देने के लिए तैयार नहीं था, या जो श्रीलंका की जो नागरिकता कानून था उसके जो मानक थे, जो उसमें क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था, उसमें ये जो है नहीं आ रहे थे 5.5 लाख। तो इनको कहा गया कि आप 15 साल के अंदर अपना काम समेट कर देश को खाली कर दें। 15 साल के अंदर, तुरंत तुरंत नहीं, उनको थोड़ा सहूलियत दिया गया कि अपने काम को समेट कर धीरे धीरे आप लोग खाली कर दीजिए श्रीलंका को। तो ये जो है समझौता हुआ। लेकिन इस समझौते के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। जो जाति विवाद था वो समाप्त नहीं हुआ। वो जो तमिल और सिंहली लोगों के बीच में जो गृह युद्ध जैसी या दंगा वगैरह जैसी स्थिति बनती थी वो कायम रही, और सिंहली लोग तो इनको एकदम से पसंद नहीं करते थे। तो इसमें बताया गया है कि 1977, 81 और 93 में तमिल और सिंहली लोगों के मध्य जो है हिंसात्मक संघर्ष हुआ, और इसमें जो है जो श्रीलंका की जो सरकार थी उसके भी हाथ होने की बात जो है सामने आई, कि यानी कि जो दंगा हुआ है वो जो है श्रीलंका की सरकार के सह पर हुआ है। श्रीलंका सरकार अपने आप को बचाना चाहती थी। वो चूंकि भारत एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, तो श्रीलंका जो है उसकी सापेक्ष जो है बहुत ही कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहता था कि हमारा नाम आए और भारत से हमारी टेंशन बढ़े, तो इसलिए वो चोरी छिपे जो है उनको सपोर्ट कर रहा था इस तरह से। तो अब ऐसी स्थिति में जो तमिल लोग थे वो भी संगठित होना शुरू हो गए, उन्होंने भी संगठन बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे कई संगठन बने, लेकिन बाद में जो है सभी संगठनों में भारी पड़ा लिट्टे। तो लिट्टे का पूरा नाम बहुत पूछा जाता है। पिछले वर्षों में जो एग्जाम्स हुए हैं, पिछले जो
वर्षों में जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, उसमें भी ये चीज पढ़ाया जाता था। तो उसमें ये प्रश्न आता था कि लिट्टे का पूरा नाम क्या है। तो लिट्टे का पूरा नाम, एल आई को मिलाकर लिबरेशन बताते हैं। एल आई का मतलब कुछ अर्थ नहीं लगाइएगा, लिबरेशन में से एल आई लिए हैं। और टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, तमिलीलम अभी हमने बताया, तमिल गणराज्य को वो लोग तमिलीलम कहते हैं। और लिबरेशन टाइगर्स माने यानी तमिल गणराज्य को स्थापित करने वाले लड़ाकू। लड़ाकू टाइगर्स माने आप चीता भी आप समझ सकते हैं, बाघ भी समझ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के वो उनको लड़ाकू आप कहेंगे। यानी लड़ाकू यानी फाइटर्स, यानी तमिल गणराज्य को स्थापित करने के लिए, जैसे हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो क्रांतिकारी वगैरह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह के लोग थे। तो इनका ऐसा मानना है कि तमिल गणराज्य को स्थापित करने के लिए ये एक क्रांतिकारी है, लड़ाकू है, ये इस तरह से। और इनका जो प्रमुख था वो था प्रभाकरन। प्रभाकरन प्रभाकरन को जो है बताया जाता है मानव बम का आविष्कारक। मानव बना बम आप लोग सुने होंगे कि कोई व्यक्ति अपने शरीर में जो है बम वगैरह बांध के भीड़ भाड़ की जगह में जाके और बम को उड़ा देता है, खुद भी उड़ जाता है, और वहाँ आसपास के बहुत ढेर सारे लोग को जो है क्षति पहुंचती है, बहुत ढेर सारे लोग मर जाते हैं। तो ये जो आविष्कार है ये प्रभाकरन का है। जनरल नॉलेज के तौर पर ये बात बता रहे हैं। तो लिट्टे और श्रीलंका की सेना के बीच में अब युद्ध शुरू हो गया। लिट्टे जो है अस्त्र शस्त्र के साथ, इसके पास हेलीकॉप्टर वगैरह भी हुआ करते थे, और तमाम जो है अत्याधुनिक हथियार वगैरह इसके पास हुआ करते थे। और श्रीलंका की सेना और लिट्टे की सेना के बीच में जो है युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध बहुत ही भयंकर, जैसे दो देशों के बीच में युद्ध होता है उस तरह का युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। तो अब युद्ध की विभीषिका को देखते हुए उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी ने, इन्होंने मध्यस्थता करने की बात सोची। मध्यस्थता क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की जो सरकार थी उसका जो है केंद्र सरकार पर दबाव था कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे लोग वहां पर मारे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने हैं उन्होंने मध्यस्थता करने की सोची। और फिर उसके बाद वहां के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जयवर्धने और राजीव गांधी के बीच में 1987 में एक समझौता हुआ। देखिए ये समझौता अलग से पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इसको आप अलग प्रश्न के तौर पर एक अंडरलाइन करके आप समझ सकते हैं ये, कि यहाँ से जो है अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक नंबर में तो यही पूछा जा सकता है कि भारत और जयवर्धने के बीच में, या राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, तो 1987 आपको बताना है। अब लेकिन जो दीर्घ उत्तरी में या 3 नंबर में, 2 नंबर में जो पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि जयवर्धने राजीव गांधी के बीच जो समझौता हुआ था उसके जो प्रावधान थे वो क्या थे। तो प्रावधान हम देखेंगे, इसमें 3 प्रावधान हमने लिया है, 3 ही प्रावधान मुख्य थे, बाकी और भी बातें थी। तो उसमें यह था कि 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर जो लिट्टे को जो है युद्ध विराम घोषित करना होगा। यानी जो लिट्टे जो युद्ध लगातार कर रहा है श्रीलंका की सेना के विरुद्ध, उसको जो है युद्ध को समाप्त करना होगा। और 72 घंटे के अंदर हथियार डालना होगा। यानी 48 घंटे में युद्ध को समाप्त कर देना होगा और 72 घंटे में हथियार डाल देना है, यानी आत्मसमर्पण कर देना है हथियार के साथ। और इसमें भारत को सहयोग करना है, भारत को ऐसा करने में सहयोग करना है, क्योंकि श्रीलंका के बस की बात थी नहीं कि लिट्टे को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दे। तो उनका कहना था कि आप जो है सहयोग करिए इसमें, यानी जयवर्धने जी का कहना था कि राजीव गांधी आप इसमें सहयोग करिए। दूसरा ये था कि जो जाफना, जो श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र है जाफना, जहां पर वो लोग एक तमिल ईलम बनाना चाहते हैं, यानी स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो स्वतंत्र राष्ट्र तो नहीं, लेकिन एक स्वायत्त शासित क्षेत्र बनाने की बात यहाँ इसमें की गई है। तो एक परिषद गठित की जाएगी, यानी जाफना क्षेत्र में एक परिषद गठित की जाएगी। यानी परिषद का मतलब ये होगा, काउंसिल अंग्रेजी में कहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं अपनी समस्याओं का निपटारा स्वयं करेंगे, यानी स्वायत्त शासित क्षेत्र उसको घोषित किया जाए, वहां पर उनके ही लोग रहेंगे। यानी श्रीलंका सरकार का जो है वहां पर कम प्रभाव रहेगा, वहां पर तमिल लोगों का ही प्रभाव ज्यादा रहेगा। लेकिन अंततः वो श्रीलंका के अधीन ही रहेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे, लेकिन वहां पर उनको कुछ निर्णय लेने की आजादी दी जाए। वहां पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस पर विचार विमर्श करने के लिए, कानून वगैरह कुछ बनाने के लिए एक परिषद का गठन किया जाए। फिर इसके बाद वहां पर जो सिंहली जो भाषा थी उसको जो है वहां पर राष्ट्रभाषा का दर्जा वहां पर दिया गया है। भारत में जैसे अभी किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिल गया है, राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला है। तो इसी तरह का जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा वहां पर सिंहली भाषा को मिला हुआ है। तो इसके कारण क्या है कि वहां पर जो परीक्षाएं वगैरह होगी, जो सरकारी जो नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षाएं जो है सिंहली भाषा में होगी। और अगर सिंहली भाषा जो है हमारे लोग नहीं जानते हैं, यानी जो तमिल लोग यहाँ से जाके वहां पर बसे हैं उनको नहीं आ रहा है, तो वो प्रश्न को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, प्रश्न को समझ ही नहीं पाएंगे। पढ़ाई लिखाई का जो माध्यम सिंहली होगा तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो ऐसे ही जो है वो सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो जाएंगे। ऐसे ही वहाँ के जो सिंहली लोग थे वहाँ उनकी सोच है, इसलिए सिंहली को राष्ट्रभाषा बनवाया गया और तमिल को जो है दूसरे दर्जे की बात की गई। तो अब यहाँ पर समझौता किया गया कि तमिल और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए, तमिल को भी और सिंहली को भी। तो तमिल, सिंहली और अंग्रेजी। क्यों? क्योंकि अगर तमिल सिंहली हमको नहीं आ रही, तमिल आ रही है, अंग्रेजी आ रही है, तो इसके माध्यम से हम परीक्षा में बैठ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कहा गया। अब देखें, ये समझौता तो हो गया, और इस समझौते को लागू करने के लिए भारत सरकार ने 1987 में क्या किया, वहां पर एक शांति सेना भेजी। 1 नंबर पर आ गया, वहां पर शांति सेना भेजी।
कब पूछा जाएगा आपका 1 नंबर में कि भारत सरकार ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी? तो आपको बताना है 1987 में जब राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में जब समझौता हुआ, तो उस समझौते को लागू करने के लिए भारत सरकार ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी, यानी सेना की एक कमान वहां पर भेजी थी श्रीलंका। और उसका काम क्या था कि लिट्टे को जो है युद्ध विराम के लिए तैयार करना, उसको युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर करना, ऐसा जो है उस सेना का उद्देश्य था। तो अब जो है क्या हुआ कि ये सेना जो है जो भारत द्वारा भेजी गई थी, ये विवादों में फंस गई। विवादों में किस तरह से फंस गई कि जो तमिल लोग थे वो भी भारतीय सेना को जो है नफरत की नजर से देखने लगे। क्यों नफरत की नजर से देखने लगे कि ये जो है श्रीलंका की सरकार की मदद करने के लिए सेना आ रही है। तमिलों को लगने लगा, लिट्टो को लगने लगा कि ये जो भारत की सेना आ रही है श्रीलंका, ये भारत सरकार की मदद करने के लिए आ रही है। और इसी तरह से जो सिंहली लोग थे या श्रीलंका के जो मूल निवासी थे, उनको लगने लगा ये जो भारत से सेना आ रही है ये लिट्टे की मदद के लिए आ रही है। तो दोनों ही जो मूल के लोग थे, दोनों ही जो मूल के वहां पर लोग थे, उन्होंने जो है भारतीय सेना को, भारतीय शांति रक्षक दल दल पर अविश्वास किया। और इस पर जुड़ी हुई कुछ फैक्ट हैं, देखें कि जब श्रीलंका में भारत की सेना वहां पर गई थी, तो एक बार विजिट करने के लिए राजीव गांधी जी वहां पर गए थे। तो राजीव गांधी मतलब जब कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में जब जाता है, तो उसे जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर मतलब सलामी दिया जाता है। सलामी का मतलब यह है कि कुछ सैनिक जो है वहां पर परेड वरेड करते हैं और राइफल के माध्यम से उनको सलामी देते हैं। आप लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त इन सब जगहों पर देखते होंगे या कहीं और टीवी वगैरह में देखे होंगे, तो सलामी दिया जाता है। और तो राजीव गांधी जब वहां गए थे, तो इनको भी जो है वहां की जो सेना है उसने सलामी दिया था। और सलामी देने के बाद ये परंपरा होती है कि जो सेना का जो कमांडर होता है, जो सलामी देने वाली जो वहां पर सैन्य टुकड़ी होती है, जो उसका कमांडर होता है, वो आता है और कहता है कि अ, जो सेना है वो आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। ऐसा आके रिक्वेस्ट करता है, जो गार्ड ऑफ ऑनर लेने वाला व्यक्ति है उसको आके वो रिक्वेस्ट करता है कि ये जो हमारी जो सैन्य टुकड़ी है, जो आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। तो वो ऐसा कह के और वो चलने लगता है। वो अपने कदम ताल एक नए स्टाइल से, जैसे आर्मी के जवान चलते हैं उस तरह का चलता है। लेकिन वो जो निरीक्षण करने के लिए जो व्यक्ति जाता है, तो वो आराम से अपना धीरे धीरे जाता है, वो देख वैसे राउंड मार लेता है, औपचारिकता होती है। तो वो जो सैन्य टुकड़ी सलामी देने के लिए रहती है, खड़ी रहती है अपना पोजीशन में, तो उसके चारों तरफ से ऐसा घूम के आ जाता है, बस हो जाता है, ये प्रक्रिया होती है। तो इसी दौरान जो है, जब राजीव गांधी जो है सलामी जो टुकड़ी थी, सैन्य टुकड़ी थी, उसका निरीक्षण करने के लिए निकले थे, उसी समय किसी जो है सैनिक, जो सलामी देने वाला जो सैनिक था, उनको सलामी देने के लिए ही वो आया था, उसने क्या किया, राइफल से जो है राजीव गांधी पर जो है हमला कर दिया। राइफल के ऊपर साइड में जो है एक चाकू टाइप लगा रहता है, जिसको संगीन कहते हैं, उससे जो है राजीव गांधी पर हमला किया। और राजीव गांधी जो है थोड़ा सा बच गए, और उसके बाद अन्य सैनिकों ने जो है उसको पकड़ लिया, नहीं तो राजीव गांधी को मार ही डालता। इसका जो है यूट्यूब पर आप देखिए तो वीडियो पड़े हुए हैं, उस समय जो टीवी चैनल जो वगैरह उसको शूट किए थे, वो उसको अभी भी जो है उसमें यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो जो श्रीलंका के जो सैनिक थे, वो राजीव गांधी से बहुत ही खफा थे। वो यानी उनको जान से मार देना चाह रहे थे, ऐसी स्थिति बन गई थी। और बाद में जानकारी के लिए आपको बता दें कि लिट्टे लिट्टे जो है राजीव गांधी को मारने का जो है प्लान तैयार किया, यानी षड्यंत्र किया। और अंतिम में 1991 में क्या किया कि उनकी हत्या करवा दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई थी, तो यही प्रकरण आपको बताना होगा। लिट्टे को लग रहा था कि श्रीलंका की सरकार की मदद करने के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका में सेना भेजी है, तो इसलिए वो लिट्टे बहुत तेज नाराज था। और उसने जो है राजीव गांधी को जान से मारने का जो है षड्यंत्र किया, यानी पूरा प्लान तैयार किया। मास्टर माइंड जो है वो था ही। और उसने जो है सुसाइड बम्बर तैयार किया, यानी मानव बम तैयार किया। एक महिला को उसने तैयार किया, उसने अपने शरीर में बम को बांध के, और वहां तमिलनाडु में उस 1991 में मई महीना, 21 मई की बात है, 21 मई 1991 में ये तमिलनाडु में वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। और वहीं पर 9 बजे शाम का समय था, और चुनाव सभा थी। वहीं पर एक महिला इनको माला पहनाने के लिए आती है, और माला जैसे ही इनके गले में डालती है, और बम से जो है वो उड़ जाती है, ये भी उड़ जाती है, इनके शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो मूल के लोग थे, यानी तमिल और सिंहली, दोनों ही मूल के जो लोग थे, वो जो भारतीय शांति रक्षक दल था उस पर अविश्वास किए। तो इसके बाद जो है भारतीय सेना का 2 साल में ही इसीलिए वापसी हो जाती है। तो 1 नंबर में यह भी पूछा सकता है कि भारतीय जो शांति रक्षक दल है श्रीलंका कब भेजा गया, तो 1987 आपको बताना है। और ये जो शांति रक्षक दल था ये कब वापस हुआ, तो 1989 आप बताएंगे। 1989 में ये वापस आ गया था। तो ये हमने सलामी दल का निरीक्षण वगैरह का बता दिया। हम बात करने में इतना जो है वो हो गए थे कि देख ही नहीं रहे थे कि स्क्रीन पर हमारे क्या लिखा है, क्या हम बोल रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब राजीव गांधी की जब हत्या हो जाती है 1991 में लिट्टे के द्वारा, तो अब ऐसी स्थिति में, चूंकि उस समय भारत में कांग्रेस की ही सरकार थी, नरसिंह राव जी जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया।
लिट्टे पर प्रतिबंध है। जब राजीव गांधी की हत्या तुम करवा सकते हो तो तुम्हारे लिए हमारे मन में जो है कोई दया भाव नहीं है। तो हम लोग जो है लिट्टे के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से मना कर देते हैं, यानी एकदम से दूरी बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका सरकार जो है भारत सरकार से खुश हो गई। और फिर उसके बाद उस वहाँ की जो राष्ट्रपति थी चंद्रिका कुमार तुंग, वो भारत की यात्रा पर आए और जो है भारत से जो है कई तरह के समझौते हुए। और इसमें मुख्य रूप से जो समझौता है 1998 में हुआ था, जो कि मुक्त व्यापार समझौता है। और ये समझौता 2000 में लागू हुआ। तो मुक्त व्यापार समझौता क्या है, पिछले दिनों कई बार इसकी चर्चा हुई है। मुक्त व्यापार समझौता का मतलब हमारे और श्रीलंका के बीच में जो विदेश व्यापार है, आयात निर्यात होगा, उसमें सीमा शुल्क की जो दर होगी बहुत कम होगी। यानी भारत का जो माल श्रीलंका जाएगा या श्रीलंका का जो माल भारत आएगा, उसमें सीमा शुल्क देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। तो वो जो दर है बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा, यानी 10% के आसपास, या बहुत कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं, फ्री ट्रेड जोन कहते हैं। तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में लागू हो गया। ये जो है एक उपलब्धि देखने को मिली। तो अब देखें, लगभग समय समाप्त हो रहा है तो आज इतना ही रखेंगे। अब देखें, ये समझौता लागू हो गया 2000 में, यानी 98 में हस्ताक्षर हुए थे और समझौता को लागू होते होते 2000 हो गया था, यानी 2 साल बाद। अब देखें, भारत सरकार जो है दूरी बना लिया था लिट्टे से। तो अब क्या हुआ कि जो श्रीलंका सरकार है या श्रीलंका की जो सेना है, उसको लिट्टे से निपटना आसान हो गया और धीरे धीरे लिट्टे का पतन होना शुरू हो गया। और 2009 में लिट्टे के जो प्रमुख थे, सरगना थे, प्रभाकरन, उनकी जो है हत्या हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। और फिर जब नेतृत्व विहीन हो जाता है लिट्टे, तो उससे निपटना जो है श्रीलंका सेना को जो है आसान हो जाता है। धीरे धीरे ये जो लिट्टे का है सफाया हो जाता है। हालांकि पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है, लेकिन अब मान लेते हैं कि उसका सफाया हो गया है। लेकिन तमिल अभी भी है, जो संगठन है उनका कमजोर हो गया है, लेकिन तमिल वहां पर अभी भी है। और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार है, उनके साथ जो सौतेला व्यवहार है, तो वो अभी भी हो रहा है। तो ये जो है भारत और श्रीलंका के मध्य जो है विवाद का मुख्य मुद्दा है, तमिल समस्या। इसके अलावा जो अन्य विवाद हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 5 मिनट ज्यादा ज्यादा। अब यहाँ पर देखें, मैप है, जैसे ये भारत की स्थिति है और ये आपकी श्रीलंका की स्थिति है। अब यहाँ पर जो समुद्री सीमा है, यहाँ पर ये समुद्र है, लगभग बताते हैं 35 किलोमीटर है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री दूरी है 35 किलोमीटर है। तो इस 35 किलोमीटर में जो समुद्री सीमा है, इसका बंटवारा सही सही नहीं हुआ। इसके वजह से भारत और श्रीलंका के बीच बीच में विवाद हो जाते हैं। कारण यह है कि इस क्षेत्र में श्रीलंका के मछुआरे प्रवेश करते हैं मछली वगैरह मारने के लिए, और जो भारतीय मछुआरे हैं वो भी मछली मारने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो कभी कभी उनको पता नहीं रहता है कि कहाँ तक भारत है और कहाँ तक श्रीलंका का है। तो उसके वजह से क्या होता है कि भारतीय जो मछुआरे हैं श्रीलंका की सीमा में चले जाते हैं, और जो श्रीलंका के मछुआरे हैं वो भारतीय सीमा में आ जाते हैं। तो इसके वजह से कभी कभी तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और भारत के जेलों में काफी श्रीलंका के मछुआरे बंद हैं, और श्रीलंका के जेलों में भी काफी जो है भारतीय मछुआरे बंद हैं। और इनको जो है दूसरे एक देश से दूसरे देश में वापस करने के लिए बीच बीच में वार्ता का दौर चलता रहता है। आप लोग, एक फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, आप उसको अब आप लोग थोड़ा सा आप इस प्रकरण को जान गए हैं, समझ गए हैं। तो अगर आप अब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको कुछ बातें हो सकता है समझ में आए। ज्यादा नहीं, 10-5 मिनट का ही प्रकरण दिखाया हुआ है। वहां पर जो है वहां जाने लगता है तो श्रीलंका की सेना ने जो है बंधक बना लेता है इनको। शाहरुख खान जी इसमें है काम किया है, बंधक बना लेता है। तो कुछ उसमें वार्तालाप वगैरह दिखाया है। तो ऐसे ही जो है भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की जो सेना है, नौसेना है, और श्रीलंका के मछुआरों को भारतीय नौसेना बंधक बना लेती है। तो इसकी वजह से कभी कभी विवाद उत्पन्न होता है, तनाव जैसी स्थिति बनती है। इसके अलावा ये जाने कि श्रीलंका का जो है एक बंदरगाह है हम्बनटोटा, श्रीलंका का बंदरगाह है हम्बनटोटा। और ये देख रहे हैं कि कोलंबो यहाँ पर है, कोलंबो, कोलंबो यहाँ की राजधानी है। तो कोलंबो बंदरगाह और जो हम्बन टोटा बंदरगाह कहीं ईस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में है। तो हम्बन टोटा बंदरगाह और कोलंबो बंदरगाह पर क्या कर रहा है चीन, यहाँ पर सैन्य बेस बना रहा है। सैन्य बेस का मतलब नौसैनिक अड्डा बना रहा है। और इसके माध्यम से जो उसकी मोतियों की माला नीति है, भारत को घेरने की उसकी मोतियों की माला नीति है, उसके तहत जो है वो यहाँ पर सैन्य बेस बना रहा है। यानी यहाँ पर हम अपना नौसैनिक अड्डा बनाएंगे, और जो भारत के साथ किसी भी तरह का तनाव जैसी स्थिति अगर उत्पन्न होगी तो भारत को घेरने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो भारत लगातार इसका विरोध करता रहता है, लेकिन श्रीलंका की सरकार मानती नहीं है। ऐसा जो है वहां पर चीन को जो है ज्यादा महत्व देती है और भारत को कम महत्व देता है। देखिए, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सब जो है भारत का फायदा उठाते हैं। कैसे फायदा उठाते हैं, वो भारत के ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम हमारे साथ सहूलियत करो, और नहीं तो हम चीन के पास चले जाएंगे। यानी इस तरह का बार्गेनिंग करते हैं कि हम अगर आप मेरे को ये सुविधा नहीं दोगे तो हम चीन के पास चले जाएंगे। और भारत नहीं चाहता कि हमारे पड़ोस में चीन की दखलंदाजी हो, चीन का जो है पहुंच हो। तो इसलिए जो है थोड़ा भारत को नरमी बरतना पड़ता है, और भारत का जो है इस नरमी का फायदा पड़ोसी लोग उठा रहे हैं। तो ये चीन फैक्टर, जैसे हमने
पाकिस्तान में भी चीन फैक्टर पढ़ाया है, बांग्लादेश में भी चीन फैक्टर पढ़ाया है, उसी तरह से श्रीलंका में भी चीन फैक्टर को आपको दिखाना होगा। विवाद के प्रमुख बिंदु में चीन फैक्टर बताना है, यहाँ पर तमिल समस्या बताना है, और ये जो समुद्री सीमा का जो है निर्धारण सही से न हो पाना, इसकी जो है ये बताना है। 3 पॉइंट ये बता देंगे। और एक पॉइंट आप ये बता सकते हैं, एक यहाँ पर एक द्वीप है, कक्ष तीबू द्वीप विवाद। ये कुछ किताबों में मिलता है, कुछ किताब में नहीं मिलता है, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये जो है भारत का है, लेकिन श्रीलंका जो है कभी कभी ये अपना बताता है। तो भारत ने कभी उसको दे दिया था कि ठीक है तुम रखे रहो इसको, तो लेकिन उसका एक शर्त दिया था, शर्त ये दिया था कि हमारे मछुआरे अगर वहां पर जाके विश्राम वगैरह करते हैं, आराम वगैरह करते हैं, तो तुमको कोई आपत्ति नहीं होगी। और दूसरा जो है, यहाँ पर कोई सैन्य बेस वगैरह नहीं बनाओगे, यहाँ पर कुछ यानी सैन्य गतिविधियां वगैरह यहाँ से संचालित नहीं करोगे। तो श्रीलंका तैयार हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वहां पर वो सर्च लाइट स्टेशन बना रहा था, तो सर्च लाइट स्टेशन बना रहा था, तो भारत ने जो है उसको वापस ले लिया। तो इसके वजह से भी कभी कभी भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो भारत और श्रीलंका के संदर्भ में इतनी ही बातें होंगी। अब अगले दिन हम लोग भारत नेपाल के बारे में पढ़ेंगे।